कहानी की शुरुआत 500 साल पहले के जोसियन दौर से होती है। वहाँ का माहौल एकदम पुराना है, जो इतिहास और राजसी विरासत में डूबा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, तरक्की दुनिया को बदल देती है और हम आज के आधुनिक दौर में पहुंच जाते हैं। यहाँ हमें एक बेहद खूबसूरत स्कूल दिखाया जाता है, जो एक बड़ा संस्थान है जहाँ सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। उनके माता पिता बहुत शक्तिशाली और ऊंचे पदों पर हैं। हालांकि तकनीकी रूप से गरीब छात्रों को भी दाखिला लेने की इजाजत है, लेकिन उन्हें कभी अमीरों जैसा सम्मान या अहमियत नहीं दी जाती। आज 9वीं क्लास के छात्रों के लिए रिजल्ट का दिन है। हवा में काफी तनाव है, क्योंकि रैंकिंग घोषित की जा रही है। हमें एक अमीर और खानदानी परिवार के लड़के मिन से मिलवाया जाता है, जिसने दूसरा स्थान हासिल किया है। लेकिन इस बार पहला नंबर हमारी कहानी की हीरोइन ह्यूजू ने मारा है। ह्यूजू एक गरीब बैकग्राउंड से आती है और मिन को ये देखकर बहुत जलन हो रही है। अपनी सारी दौलत और सुविधाओं के बावजूद वो एक लड़की से पीछे रह गया। ह्यूजू बिना डरे शांति से जवाब देती है, मुझसे हार कर कैसा लग रहा है? मिन अपने अहंकार में हंसता है, मैं एक अमीर परिवार से हूँ, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम मुझसे आगे नहीं निकल सकती। ह्यूजू थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है, तो अगली बार और मेहनत करना, अगर कर सकूं तो पहले नंबर पर आकर दिखाना। लेकिन मिन यही नहीं रुकता, वो ह्यूजू के परिवार का मजाक उड़ाने लगता है। इस क्रूरता की वजह जल्द ही साफ हो जाती है। फिर भी ह्यूजू चुप रहने वालों में से नहीं है। वो उसके कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए उसे करारा जवाब देती है और कहती है कि स्कूल आने से पहले उसे कम से कम ढंग के कपड़े पहनना तो सीख लेना चाहिए। चूंकि ह्यूजू पहले नंबर पर आई है, उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है, लेकिन तारीफ के बजाय उसे कड़वी बातें सुननी पड़ती हैं। प्रिंसिपल सवाल करता है कि अमीरों के होते हुए एक गरीब छात्रा क्लास में टॉप कैसे कर सकती है। वो कहता है कि ये गलत है और बिल्कुल मंजूर नहीं है। वो उसे याद दिलाता है कि ये स्कूल एक राजा ने खास तौर पर अमीर बच्चों के लिए बनवाया था और उसे वहां पढ़ने की इजाजत मिलना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। फिर मजाक उड़ाते हुए वो राजा की तस्वीर की ओर इशारा करता है और कहता है, कौन जानता है कि तुम्हारा बाप कौन था, लेकिन राजा एक महान इंसान थे। उसी पल ह्यूजू को उस अपमान का मतलब समझ आ जाता है। प्रिंसिपल जानबूझकर उसे बेइज्जत कर रहा है, क्योंकि वो एक नाजायज औलाद है, एक ऐसी लड़की जिसका कोई पिता नहीं है। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल उठती है और बिना एक शब्द कहे वो वहां से बाहर निकल जाती है। अब कहानी वर्तमान में आती है। हम देखते हैं कि ह्यूजू अब एक कंपनी की पावरफुल सीईओ बन चुकी है। वो अपने कर्मचारियों को बहुत बुरी तरह डांट रही है। बिक्री गिर रही है और नए ग्राहक नहीं आ रहे हैं। उसका स्वभाव बहुत गुस्सैल और सख्त है। तभी उसका सेक्रेटरी उसे एक प्रोग्राम की याद दिलाने आता है। ह्यूजू चिढ़कर कहती है, हाँ, मुझे पता है कि आज उनका जन्मदिन है, मुझे जाना होगा, मुझे परेशान करना बंद करो। लेकिन फिर अचानक एक सोची समझी मुस्कान के साथ वो कहती है, अब मैं उन सबको दिखाऊंगी। और इसके साथ ही वो अपने सेक्रेटरी के साथ पार्टी के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें प्रिंस लियोन से मिलवाया जाता है। उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो राजा के बाद दूसरे नंबर पर हैं। अगर राजा कोई फैसला नहीं कर पाते तो लियोन ही आगे आते हैं। उस वक्त लियोन नहा रहे हैं। उनके कमरे के बाहर नौकर सब्र से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। जल्द ही उनका मैनेजर चोई आता है और उनसे कहता है कि उन्हें तुरंत निकलना होगा। कमरे में दाखिल होते ही चोई पूछता है कि लियोन ने राजा के लिए क्या तोहफा तैयार किया है। जवाब में लियोन अचानक उन पर बंदूक तान देते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें अभी एक तोहफा दूंगा, बस रुको। लेकिन ये सब एक मजाक था। उनके चेहरे के भाव एकदम शांत और मजाकिया हो जाते हैं। चोई फिर लियोन से कपड़े बदलने की जिद करता है, क्योंकि जो उन्होंने पहना है वो जन्मदिन जैसे फॉर्मल प्रोग्राम के लिए बहुत अजीब है। इसी बीच ह्यूजू पार्टी वाली जगह पहुंच जाती है। वो एक शानदार कार से बाहर निकलती है और उसी पल सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। लाल रंग की ड्रेस में वो बहुत खूबसूरत लग रही है, आत्मविश्वास से भरी और बेमिसाल। वो बड़ी शान से अंदर जाती है। कुछ ही पलों में उसकी ड्रेस इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। उसकी कंपनी तुरंत इसका फायदा उठाती है और ड्रेस को बिक्री के लिए डाल देती है और सिर्फ 10 मिनट के अंदर वो पूरी तरह बिक जाती है। ये सब उसकी प्लानिंग का हिस्सा था। पार्टी की थीम पुराने दौर पर आधारित है और सबने उसी हिसाब से कपड़े पहने हैं। फिर भी उन सब के बीच ह्यूजू सबसे अलग दिखती है। पार्टी में 3 लड़कियां उसके बारे में गॉसिप कर रही हैं। कौन जानता है इसका बाप कौन था? इसे तो जैसे छोड़ दिया गया था। इसके बैकग्राउंड के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। ह्यूजू उनकी बातें सुन लेती है। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। गुस्से में वो एक गिलास तोड़ देती है और उसके टुकड़ों से उन्हें चुप रहने की धमकी देती है। लड़कियां डरकर भाग जाती हैं। तभी उसका बड़ा भाई ताइजू वहां आता है। साथ देने के बजाय वो उसे नीचा दिखाने लगता है। तुम्हारी कंपनी डूब रही है, तुम बेकार हो, मुझे देखो, मैं सफल हूँ, मैं तुमसे बहुत आगे हूँ। ह्यूजू ठंडे लहजे में पलटकर जवाब देती है, तुम्हें अपनी जुबान पर काबू रखना सीखना चाहिए। इससे पहले कि बहस बढ़े, सबको खाने के लिए अंदर बुलाया जाता है। सब अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। ह्यूजू सबसे पीछे बैठती है, जहां से मेन स्टेज साफ नहीं दिख रहा।
मुख्य टेबल पर हम एक युन नाम के बच्चे को देखते हैं जो अपनी माँ यानी रानी आयरन के पास बैठा है। असल में ये बच्चा ही राजा है। सब किसी का इंतजार कर रहे हैं। वो लियोन का इंतजार कर रहे हैं। जब वो आखिरकार अंदर आता है तो रानी देर से आने और उसके कपड़ों के लिए उसे तुरंत डांटती है। लियोन शांति से जवाब देता है, राजा ने मुझे ये दिया था, इसीलिए मैंने इसे पहना। मुझे लगा उन्हें ये पसंद आया। राजा खुशी खुशी मान जाते हैं कि ये बहुत अच्छा लग रहा है। जल्द ही रस्में शुरू होती हैं। उनकी परंपरा में जन्मदिन पर दुआएं मांगी जाती हैं। राजा, रानी, लियोन और अपनी पूरी प्रजा की खुशी की दुआ मांगते हैं। लियोन समेत सभी अपनी इच्छाएं लिखते हैं। उसी समय प्रधानमंत्री आते हैं, जिन्हें हम मिस्टर ली कहेंगे। ह्यूजू उनके पास जाती है और कहती है, मैं आपको ही ढूंढ रही थी, आप कहाँ बैठे थे? मिस्टर ली सहजता से जवाब देते हैं, मैं आगे था, लेकिन बताओ अपने भाई से आगे निकलकर कैसा लग रहा है, और तुमने लाल ड्रेस क्यों पहनी है? ह्यूजू बेबाकी से मुस्कुराकर कहती है, क्यों, क्या मैं सेक्सी नहीं लग रही? मिस्टर ली थोड़े झेम जाते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है, तुम अच्छी लग रही हो, लेकिन महल में लाल रंग पहनना मना है। ह्यूजू कंधा उचकाकर कहती है, मुझे नहीं पता था और मैंने इसे अपने लिए पहना है। तभी चोई मिस्टर ली को बुलाने आता है क्योंकि लियोन उन्हें याद कर रहे हैं। दोनों मिलते हैं। लियोन मजाक में कहते हैं, क्या बात है, आज सारी लड़कियां तुम्हें ही देख रही थी। मिस्टर ली हंसकर टाल देते हैं, नहीं, वो आपको देख रही थी। लियोन आह भरते हुए कहते हैं, मुझे लगता है मुझे बस शादी कर लेनी चाहिए, उसके बाद मैं हट जाऊंगा और तुम मेरी जगह ले लेना, तुम सब संभालो, आखिर राजा अभी सिर्फ 8 साल का है। मिस्टर ली तुरंत मना कर देते हैं। लियोन कहते हैं, तो फिर मुझ पर एक एहसान करो, मेरी शादी मत होने देना, और ये कहकर वो चले जाते हैं। सच्चाई ये है कि लियोन की शादी करने की कोई इच्छा नहीं है। इसी बीच ह्यूजू फोन सिग्नल ढूंढते हुए अनजाने में एक प्रतिबंधित इलाके में चली जाती है। लियोन उसे देख लेते हैं और सख्ती से उसके पास आते हैं। कौन हो, अपना नाम बताओ, यहाँ क्या कर रही हो? ह्यूजू अपनी बात समझाती है। लियोन का चेहरा सख्त हो जाता है, तुम यहाँ क्यों आई? ये कोई सार्वजनिक जगह नहीं है, यहाँ आना मना है, ये शाही परिवार के लिए सुरक्षित है। मैं 3 तक गिनूंगा, यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी जूनियर हो। ह्यूजू उसकी बातों से हैरान है। अचानक महल में एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजती है। आग लग जाती है, हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। राजा अंदर फंस गया है। जैसे ही लियोन आग देखते हैं, उनका चेहरा जम जाता है, उनका शरीर सुन्न हो जाता है, उनकी आंखों में डर साफ दिखता है। वो सदमे में चले जाते हैं क्योंकि 3 साल पहले उनके पिता को भी इसी तरह जिंदा जला दिया गया था। इस अफरा तफरी में रानी आगे बढ़ती हैं और बिना सोचे समझे लियोन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती हैं। उनकी आवाज गुस्से और डर से कांप रही है। क्या तुम चाहते हो कि मेरा बेटा भी मर जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे पिता मरे थे? लेकिन सच तो ये है कि राजा उनके पीछे सुरक्षित खड़े हैं, उन्हें खरोच तक नहीं आई। और वहीं पर ह्यूजू ये सब देख लेती है। इधर मिस्टर ली बाहर आते हैं और सोच में डूबे हुए हैं। उनके मन में बस एक ही सवाल है, आग किसने लगाई? 3 साल पहले भी ऐसा हुआ था और राजा उस आग में मर गए थे। अब इतिहास खुद को दोहरा रहा है। वो तुरंत जांच के आदेश देते हैं। ह्यूजू अपनी सेक्रेटरी से मिलती है और आग के बारे में बताती है, लेकिन सेक्रेटरी खतरे के बजाय घबराहट में पूछती है, लियोन का क्या हुआ, क्या वो ठीक है? ह्यूजू चिढ़कर आंखें घुमाती है, ये जानकर तुम क्या करोगी? क्या तुम उनकी फैन हो? तुम्हें क्या लेना देना? चलो शांति से घर चलते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो हमें ह्यूजू के पास्ट में ले जाया जाता है। वो एक याद सुनाती है। एक बार वो तीरंदाजी का अभ्यास करने के लिए स्कूल के एक प्रतिबंधित इलाके में गई थी। वो निजी संपत्ति थी जो सिर्फ कुछ खास छात्रों के लिए थी। जब वो वहां थी, लियोन वहां आए थे। उन्होंने उससे सवाल किया था, कौन हो, अपना नाम बताओ, यहाँ क्या कर रही हो? ह्यूजू ने ईमानदारी से जवाब दिया था, मैं यहाँ पढ़ती हूँ, मैं 9वीं क्लास में हूँ। लियोन ने रूखेपन से जवाब दिया था, 10वीं से कम उम्र के छात्रों को यहाँ आने की अनुमति नहीं है। फिर ह्यूजू ने उन्हें चुनौती दी थी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लियोन ने शांति से अपनी मंजूरी दिखाई, मेरे पास इजाजत है। ह्यूजू ने उत्सुकता से पूछा, आपको वो कैसे मिली? फिर उसने आगे कहा, कल मेरा मैच है, मैं बस यहाँ प्रैक्टिस करने आई थी। देखो मेरे पास चाबी भी है, मैंने इसे अपने क्लासमेट मिन से चुराया है। हाँ, वही मिन जो शुरू में दूसरे नंबर पर आया था। उसे नहीं पता था कि मिन के पास चाबी कहाँ से आई, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। उसने दृढ़ता से कहा था, बस मैं जीतना चाहती हूँ, और फिर चली गई थी। वापस वर्तमान में रानी लियोन से थप्पड़ मारने के लिए माफी मांग रही हैं। लियोन शांति से जवाब देते हैं, ठीक है, राजा सुरक्षित है, वही मायने रखता है, लेकिन मुझे आपका थप्पड़ मारना पसंद नहीं आया। रानी जो अभी भी डरी हुई हैं कहती हैं, आग लगी थी, राजा मर सकते थे, लेकिन आपको तो कुछ नहीं हुआ। लियोन का चेहरा थोड़ा सख्त हो जाता है, आप क्या उम्मीद करती हैं, इसमें मेरी क्या गलती है? रानी एक लंबी सांस लेती हैं और उन्हें आदेश देती हैं, पता लगाओ कि ये किसने किया, और अगर तुम सच में राजा का सम्मान करते हो तो तुम उससे शादी करोगे जिसे मैं तुम्हारे लिए चुनूंगी। लियोन चुप हो जाते हैं और कहानी फिर से अतीत में चली जाती है। जब लियोन बच्चे थे, उनके पिता राजा थे।
जैसा कि पहले बताया गया था, लियोन अपनी पढ़ाई में हमेशा अच्छे थे और बहुत अच्छे नंबर लाते थे, लेकिन उनके पिता ने कभी परवाह नहीं की, न इस बात की कि लियोन ने क्या किया, न ही उनकी उपलब्धियों की। हम ह्यू जू को अपनी कंपनी के चेयरमैन यानी अपने पिता से बात करते हुए देखते हैं। वो उस पर शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं। जिस आदमी का उन्होंने सुझाव दिया है वो ह्यू जू से कम कमाता है। ह्यू जू तुरंत भड़क जाती है। उससे शादी करूं जो मुझसे कम कमाता है? कभी नहीं, कम से कम वो मेरे बराबर का तो होना चाहिए। तभी ताएजू अपनी पत्नी के साथ आता है। उन दोनों ने ह्यू जू के लिए पहले ही एक दूल्हा चुन लिया है, लेकिन ह्यू जू अपनी तेज जुबान से कहती है, मेरे भाई से शादी करने से पहले क्या आपने कुछ चेक भी किया? और फिर भी आपको ये हारा हुआ इंसान ही मिला। ताएजू की पत्नी को बुरा लगता है। ताएजू खुद गुस्से में आ जाता है। तुम मेरी बहन हो और मेरी पत्नी की बेइज्जती कर रही हो। लेकिन ह्यू जू टस से मस नहीं होती। तुम चाहे जो कहो, मैं शादी नहीं कर रही। इस मोड़ पर सब कुछ उलझन भरा हो जाता है। अब तक ह्यू जू को नाजायज और बिना बाप की औलाद कहा जा रहा था, लेकिन यहाँ हम उसके पिता और भाई को साफ देख सकते हैं। इस विरोधाभास के पीछे की सच्चाई अभी साफ नहीं है, जो बाद में पता चलेगी। दूसरी तरफ लियोन आखिरकार रानी के दबाव में शादी के लिए मान जाते हैं। इसी बीच ह्योंजू फिर से एक मीटिंग में है और अपने कर्मचारियों पर गुस्सा उतार रही है। वो उन्हें बुरी तरह डांटती है, अपना सारा व्यक्तिगत गुस्सा उन पर निकाल रही है। उसकी सेक्रेटरी उसे रोकने की कोशिश करती है। अपनी निजी परेशानियों को कर्मचारियों पर निकालना गलत है, लेकिन ह्योंजू घमंड में चूर है। कहीं और लियोन बाहर निकलते समय एक अधिकारी से टकरा जाते हैं। मैं आराम करने घर जा रहा हूँ, वो कहते हैं। अधिकारी उन्हें चेतावनी देता है, अगर आप चले जाएंगे तो राजा की रक्षा कौन करेगा? वही अधिकारी बाद में रानी को उनके व्यवहार के लिए टोकता है। आप लियोन के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। उसे जनता का पूरा समर्थन हासिल है। अपने ऑफिस में वापस ह्योंजू अपने पिता द्वारा भेजे गए दूल्हों की लिस्ट देख रही है। वे सभी बिजनेसमैन हैं और कोई भी उसे पसंद नहीं आता। चिढ़कर वो अपनी सेक्रेटरी को बुलाती है। उनमें से कम एक तो नेता यानी पॉलिटिशियन होना चाहिए। अगर वो नेता होगा तो शादी के बाद फायदा होगा। इसी बीच लियोन घर वापस आ गए हैं और अकेले में समय बिता रहे हैं। चोई उन्हें बताता है, आपके कपड़ों की वजह से जनता के बीच काफी चर्चा है। सकारात्मक रूप से आपकी ड्रेस लोकप्रिय हो गई है। हर कोई इसे चाहता है। ये खबरों में भी है। उसी समय ह्योंजू की कंपनी में सब वही खबर देख रहे हैं। ड्रेस ट्रेंड कर रही है। ह्योंजू ध्यान से देखती है और फिर जैसे खुद से कहती है, वो वास्तव में काफी अच्छा है, मुझे उससे शादी करनी चाहिए। उसकी सेक्रेटरी चौंक जाती है। आप क्या कह रही हैं? क्या आपको पता है वो कौन है? ह्योंजू आत्मविश्वास से मुस्कुराती है। बस एक बार मुझे देखो, मैं खूबसूरत हूँ। उसे पूरा यकीन है कि लियोन उसे देखते ही पसंद कर लेगा, लेकिन उसकी सेक्रेटरी कहती है, वो आपको जानता तक नहीं, वो आपसे शादी क्यों करेगा? ह्योंजू हिचकिचाती नहीं, उसे मीटिंग की रिक्वेस्ट भेजो। और बस वो रिक्वेस्ट चोई तक पहुंचती है, जो लियोन को बताता है। लियोन माथा सिकोड़ते हैं। वो कौन है? चोई जवाब देता है, वो कैसल ग्रुप की बेटी है। नाजायज है लेकिन काबिल है। वो अच्छा कमाती है। लियोन इसे तुरंत खारिज कर देते हैं। मैं उससे नहीं मिल रहा, इसे मना कर दो। जब ह्योंजू को रिजेक्शन मिलता है तो वो दंग रह जाती है। उसने मुझे मना कर दिया? मुझे? वो एक और रिक्वेस्ट भेजती है, वो भी रिजेक्ट हो जाती है। फिर से रिजेक्ट। ये कई दिनों तक चलता है। रिक्वेस्ट के बाद रिक्वेस्ट, रिजेक्शन के बाद रिजेक्शन। आखिरकार अपने घमंड को किनारे रखकर वो एक आखिरी मैसेज भेजती है, मैं आपकी जूनियर स्टूडेंट हूँ, कृपया मुझसे मिले। इस बार लियोन रुकते हैं। जूनियर? ये बात उनका ध्यान खींचती है और वो मान जाते हैं। ये खबर जल्द ही रानी तक पहुंचती है कि लियोन एक महिला से मिलने जा रहे हैं। शक होने पर वो किसी को उन पर नजर रखने और गुपचुप देखने का आदेश देती हैं। आखिरकार दोनों मिलते हैं और जैसे ही वे बैठते हैं, ह्योंजू बिना किसी झिझक के उनके सामने शादी का प्रस्ताव रख देती है। लेकिन जैसे ही तनाव बढ़ता है, कहानी एक बार फिर अतीत में चली जाती है। उस समय की जब ह्योंजू ने स्कूल में तीरंदाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। सभी छात्रों ने हिस्सा लिया था और माहौल उत्साह और तनाव से भरा हुआ था। प्रिंसिपल और खुद राजा भी कार्यक्रम देखने के लिए मौजूद थे। राजा इंतजाम देखते हुए पूछते हैं, सभी छात्रों को तीरंदाजी की ट्रेनिंग की इजाजत किसने दी? प्रिंसिपल सावधानी से जवाब देता है, ये लियोन ने व्यवस्थित किया था। उसी पल राजा अपनी नजर लियोन की ओर मोड़ते हैं और उन्हें गौर से देखते हैं। जल्द ही छात्रों को 2 टीमों में बांट दिया जाता है। लियोन और मिन एक ही टीम में है, जबकि ह्योंजू और मिस्टर ली दूसरी टीम में है। वे अच्छे दोस्त हैं। जैसे ही तैयारी शुरू होती है, लियोन को कुछ अजीब महसूस होता है। वो मिन की चाबी देखते हैं और उन्हें एहसास होता है कि मिन के पास प्रतिबंधित इलाके की पहुंच है। उनके मन में एक विचार आता है, जो चाबी ह्योंजू ने मुझे दिखाई थी, उसने कहा था कि उसने इसे चुराया है, लेकिन वास्तव में उसे ये कहां से मिली थी? इसी बीच मिन ह्योंजू को घूरता रहता है और दबी आवाज में उसे गालियां देता है। उसका दोस्त पूछता है, क्या हुआ? तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? मिन ठंडेपन से जवाब देता है, क्योंकि वो नाजायज है। इससे पहले कि वो आगे कुछ कहे, लियोन सख्ती से टोकते हैं, अपना मुंह बंद रखो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मिन तुरंत चुप हो जाता है। प्रतियोगिता शुरू होती है।
ह्योंजू अपना शॉट लेती है, एकदम एकाग्र और दृढ़। फिर लियोन की बारी आती है। उनमें से प्रत्येक को 2 राउंड मिलते हैं। हर तीर के साथ तनाव बढ़ता जाता है, लेकिन जैसे ही नतीजे आने वाले होते हैं, सीन वापस वर्तमान में आ जाता है। हम उस पल में वापस आते हैं जहां ह्योंजू ने साहस के साथ लियोन को शादी का प्रस्ताव दिया था। लियोन बिना किसी हलचल के उसे शांति से चाय ऑफर करते हैं। ह्योंजू थोड़ा हैरान होकर पूछती है, क्या हुआ, आप चौंके नहीं? लियोन सहज से कंधा उचकाते हैं। मेरे लिए ये सामान्य है। वो पास रखे तोहफों और चिट्ठियों के ढेर की ओर इशारा करते हैं। मुझे लगभग हर दिन शादी के प्रस्ताव मिलते हैं, इसलिए मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। फिर वो थोड़ा आगे झुकते हैं। बताओ, मैं तुमसे शादी क्यों करूं? तुम में ऐसा क्या खास है? ह्योंजू बिना झिझक के जवाब देती है, मैं अमीर हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरा एक पागल भाई भी है जिसका बिजनेस डूबने वाला है और मैं जल्द ही उससे आगे निकल जाऊंगी। चलो बस शादी कर लेते हैं। ये एक अरेंज मैरिज होगी और बाद में हम तलाक ले लेंगे। लियोन अपना सिर धीरे से हिलाते हैं। नहीं, मुझे कुछ और खास बताओ। पहली बार ह्योंजू के पास शब्द खत्म हो जाते हैं। उसके तमाम आत्मविश्वास के बावजूद उसकी कोई भी बात उन्हें प्रभावित नहीं कर पाती। बाहर रानी की जासूस आर्योम उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करती है। तभी चोई आ जाता है। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आर्योम जल्दी से जवाब देती है, मैं खाना लाई थी। चोई उससे खाना ले लेता है, खुद अंदर जाकर उसे रखता है और वापस आ जाता है, जिससे वो अंदर नहीं देख पाती। कहीं और रानी ने लियोन के लिए कई संभावित दुल्हनों को देखा है। एक नौकरानी पूछती है, क्या उस लड़की में कुछ खराबी है जिससे आप मिली थी? रानी ठंडेपन से जवाब देती है, मैं उसकी शादी तय नहीं करना चाहती। मैं बिचौलिए का काम नहीं करूंगी। वो खुद अपनी शादी करेगा और मैं बस उसे देखने का आनंद लूंगी। फिर उनकी नजर ह्योंजू की फोटो पर पड़ती है। एक हल्की मुस्कान आती है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। इसी बीच ह्योंजू अपने एक कर्मचारी के साथ असामान्य रूप से विनम्रता से पेश आ रही है, मीठी बातें कर रही है, जो उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। कर्मचारी उलझन में पड़ जाता है और जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर दूसरों से फुसफुसाता है। वो पक्का शादी करने की योजना बना रही है। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। वो उसे एक काम सौंपती है, लियोन की दिनचर्या के बारे में हर संभव जानकारी जुटाओ। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, सब कुछ। जल्द ही सारी जानकारी एक पेन ड्राइव में जमा करके उसकी सेक्रेटरी को दे दी जाती है। कुछ देर बाद लियोन बाहर घुड़सवारी कर रहे हैं और अचानक ह्योंजू वहां पहुंच जाती है। हमें मिले हुए कितना समय हो गया, वो चुलबुले अंदाज में कहती है। लियोन उसे हैरानी से देखते हैं। हम कल ही तो मिले थे। ह्योंजू नाटकीय ढंग से मुस्कुराती है। ओह, ऐसा लगता है जैसे सदियां बीत गई हों। मैंने आपको याद किया। वो उन्हें लुभाने की कोशिश करती है और फिर सहजता से चली जाती है। बाद में जब लियोन खाना खाने के लिए एक होटल में जाते हैं तो ह्योंजू फिर से पहुंच जाती है। आप होटल में खाना क्यों खा रहे हैं? वो पूछती है। आपको घर पर खाना चाहिए, लियोन जवाब देते हैं। मैं छुट्टियों पर हूँ, इसलिए। जैसे ही वो जाने के लिए उठते हैं, ह्योंजू अचानक कहती है, अब आप कहाँ जा रहे हैं? लियोन थोड़े ठिठक जाते हैं। उसे कैसे पता? वो उसकी ओर मुड़ते हैं। क्या तुम मेरे बारे में रिसर्च कर रही हो? ह्योंजू निडर होकर जवाब देती है, हाँ, चूंकि हमें प्यार होने वाला है और हम शादी करने वाले हैं, इसलिए मैं बस आपसे प्यार करने की कोशिश कर रही हूँ। उस पल से वो हर जगह उसका पीछा करती है, सड़कों पर, फिल्म थिएटर में, यहाँ तक कि जब वो दौड़ रहे होते हैं तब भी। वो उनकी जिंदगी में एक ऐसी मौजूदगी बन जाती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लियोन बढ़ती हुई चिढ़ महसूस करते हैं। वो मुझे कैसे ढूंढ लेती है? मुझे अपने कपड़े बदलने चाहिए। इसी बीच ह्योंजू के भाई और भाभी उसे एक ब्लाइंड डेट के लिए मजबूर करते हैं। अगर वो मना करती है तो उनके पिता ने उसकी कंपनी बंद करने की धमकी दी है। मजबूर होकर वो मान जाती है। वो जून नाम के एक आदमी से मिलती है। जून विनम्रता से मुस्कुराता है। आपके पिता ने आपकी बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि आप बहुत बहादुर हैं। ह्योंजू सहजता से सिर हिलाती है। हाँ, मेरा एक भाई भी है जो बेकार है। मुझे एक ऐसा साथी चाहिए जो मेरी मदद कर सके। उसका बिजनेस डूबने वाला है और मेरी योजना उसे संभालने और उससे आगे निकलने की है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? तभी मैं शादी करूंगी। ठीक उसी पल चोई अंदर आता है। आखिर वो एक होटल में ही मिल रहे हैं। ह्योंजू उसे सहजता से ग्रीट करती है, हाय, और फिर तुरंत कहती है बाय, ऐसे अंदाज में जैसे कुछ ज्यादा ही बात है। जून इस स्थिति का गलत मतलब निकाल लेता है। वो मान लेता है कि चोई उसका बॉयफ्रेंड है। बिना एक और शब्द कहे वो प्रस्ताव ठुकरा देता है और चला जाता है। चोई फिर लियोन के कमरे में जाता है और बताता है ह्योंजू बाहर एक आदमी के साथ है। ऐसा लग रहा है कि वो डेट पर है। पहली बार लियोन के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ जाता है। चोई फिर ह्योंजू के बारे में वो जानकारी देता है जो लियोन ने मांगी थी। वो गर्म मिजाज की है, उसका कोई दोस्त नहीं है। वो अपना सारा समय अपनी सेक्रेटरी के साथ काम करने, खाने और अपनी दिनचर्या जीने में बिताती है। कहीं और रानी अकेली बैठी यादों में खोई हुई है।
आखिरकार हमें अतीत का सच पता चलता है। उनके पति यानी राजा ने एक बार सिंहासन छोड़ने का फैसला किया था। रानी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फिर भी दस्तावेजों पर दस्तखत कर दिए। हताशा में उन्होंने कागजात जला दिए। वो आग फैल गई और राजा की उसमें मौत हो गई। सच सामने आ जाता है, राजा की मौत के लिए रानी खुद जिम्मेदार थी। उस समय का राजा असल में लियोन के बड़े भाई थे, जिसका मतलब है कि रानी उनकी माँ नहीं है, वो उनकी भाभी है। और वर्तमान का छोटा राजा, वो बच्चा उनका बेटा है। लियोन उनके चाचा है। उस समय बच्चा सिर्फ 5 साल का था, फिर भी उसे राजा बना दिया गया। अब भी लियोन को उन यादों का डर सताता है, उनके भाई की मौत आग की लपटों में जलकर। वर्तमान में छोटा राजा एक कार्यक्रम के लिए तैयार हो रहा है, जहां उसे पुरस्कार बांटने हैं। और जैसे ही तैयारी शुरू होती है, लियोन कहीं नजर नहीं आते। आखिर वो अभी भी छुट्टी पर है और उनकी 4 दिन की छुट्टी बाकी है। रानी अपने छोटे बेटे यानी राजा की ओर मुड़ती है और दृढ़ता से कहती है, सुनो मेरे बेटे, तुम लियोन के बिना भी सब कुछ संभाल सकते हो। सबको दिखा दो कि तुम किसी से कम नहीं हो। इसी बीच चोई लियोन को आने वाले कार्यक्रम के बारे में बताता है। उसी समय ह्योंजू भी शामिल होने की तैयारी कर रही है। वो अपने कपड़े चुनने में असामान्य रूप से लंबा समय बिताती है, अलग अलग लुक ट्राई करती है, लेकिन अंत में वो साधारण और गरिमामयी ड्रेस चुनती है और कार्यक्रम में पहुंचती है। उसे भी नामांकित किया गया है। देश के लिए उसके योगदान और प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाना है। जल्द ही लियोन राजा के साथ खड़े होने और उनकी रक्षा करने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे ही दोनों एक साथ हॉल में प्रवेश करते हैं, कैमरों की फ्लैश उनके चारों ओर चमकने लगती है। छोटा राजा इतनी रोशनी और सबका ध्यान देखकर घबरा जाता है। एक एक करके पुरस्कार बांटे जाते हैं। ह्योंजू अपना पुरस्कार लेने के लिए आगे बढ़ती है। लियोन के सामने खड़े होकर वो थोड़ा करीब झुकती है और धीरे से कहती है, आपको मुझे भी एक तोहफा देना चाहिए, ये वाला नहीं, मुझे अलग तरह का तोहफा चाहिए।